नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, इतना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस की तरफ से खेला गया कि अग्निवीर की से सैनिक की मृत्यु के बाद कि सेना को खुद आना पड़ा सामने बताने के लिए कि भई क्या असलियत है, क्या झूठ है और ये ज़हरीला झूठ बोलते हुए घबराते भी नहीं हैं। और कांग्रेसी क्या बोलते हैं, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। और भई मैं आपको बताता हूँ, ये अपनी सेना के साथ क्या खड़े हैं। आपको याद होगा जब कश्मीर में जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे भारत में, तो कश्मीर में ये बोला जाता था कि किसी भी आतंकवादी के ऊपर गोली नहीं चलानी है और वो अगर पत्थर मारते हैं, आपको गालियाँ निकालते हैं, आपको बंदूक बाहर नहीं निकालनी, आपको हाथ पीछे बाँध कर आपको चलना है। वो इनके ऊपर हँसते थे, आर्मी वालों के ऊपर। मैंने खुद देखा है इस चीज़ों को, क्योंकि मेरा कश्मीर में जाना होता था, मेरा बैंकर था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के टाइम पे होती रहीं और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हम सेना की सारी पावर्स को निकाल कर छीन लेंगे और उग्रवादियों को दे देंगे। जैसे इस बार बोला इन्होंने 2024 में, यही मैनिफेस्टो था इनका 2014 में और 19 में। और ये बोलते हैं कि ये सेना के साथ खड़े हैं और आपकी भी हिंदुओं दाद देनी पड़ेगी। इसी इस कांग्रेस को आपने 99 सीटें दिला दी, जो ये बोलते थे कि आपकी संपत्ति छीनकर हम मुसलमानों को दे देंगे, सेना के सारे हक खत्म कर देंगे। आपने उन्हीं को जिता दिया और आज दहाड़ रहे हैं वो, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। और सोच के देखिए आप कि ये जो कांग्रेस कर रही है, क्या ये जो झूठ बोल रही है और ये जो सारा षड्यंत्र कर रही है, ये ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर। ये 1947 से ये चलता आ रहा है और इन्होंने कभी भी हमारी सेना की बात नहीं सुनी, कभी उनके साथ नहीं खड़े हुए। लेहड़ू जी का भी यही हाल था। आपको याद होगा कि जब लेहड़ू जी ये प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो बना था तीन मूर्ति भवन। तीन मूर्ति भवन ये 1930 के अंदर ये बनाकर तैयार हो गया था। इसका नाम था फ्लैग स्टाफ स्टाफ ऑफिस या हाउस, ऐसे करके नाम था, फ्लैग स्टाफ हाउस। और उसके अंदर भारतीय सेना के जो कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने उसके अंदर रहना था। यानी कि जो अध्यक्ष था, हेड था हमारे आर्मी का, उसके लिए ये बनाया गया था। जैसे ही आजादी मिली, लेहड़ू जी आए और उन्होंने ये 30 एकड़ का जो विशाल भवन था, उसके अंदर घुस गए और अपना घर बना लिया। ये कमीने ने, लहड़ू ने, और सेना को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब लहड़ू मर गए, अच्छा हो गया मर गए, लेकिन लेट मरा, जल्दी मर गया। गोडसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ, गोडसे ने गांधी को मारा, साथ में लहड़ू था, उसको भी खत्म कर देता, तो ये स्यापा जो था इस पार्टी का भी और इस गंदी फैमिली का, इससे हमारा पीछे छुड़ता। लेकिन चलो, गोडसे ने काम नहीं किया, हमने इनको सहन करना था। इसके मरने के बाद, लहड़ू के बाद, उस घर को मेमोरियल बना दिया गया, लहड़ू मेमोरियल। वहां पर प्लानिटेरियम बना दिया, लाइब्रेरी बना दी, जिसमें बस लहड़ू की सारे गुणगान किए थे कि उसने कितने महान महान काम इस देश के लिए किए हैं। बंटवारा कर दिया कुर्सी लेने के लिए, पाकिस्तान को पीओके दे दिया कुर्सी बचाने के लिए और वर्ल्ड लीडर बनने के लिए। चाइना को जमीन दे दी, उसके ऊपर भी बात करूंगा कि कैसे इन्होंने बदतमीजियां करी हैं अपने टाइम पर। और ये पूरा म्यूजियम लहड़ू की वाहवाही के लिए बना दिया गया। पूरी जो संपत्ति थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये तो मोदी जी ने आकर उसे प्रधानमंत्री का संग्रहालय बना लिया, ताकि हर प्रधानमंत्री के जो काम किए गए हैं वो वहां पर दिखाए जाए। नहीं तो वहां पे तो सिर्फ लहड़ू 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 और कोई दिखता ही नहीं था। अब आगे आते हैं। जब भी हमारे देश में कोई सैनिक मरता था, आपको मालूम है कि इंडिया गेट बनाया गया था किसके लिए? ताकि उनके नाम लिखे जाएं। बस इतना ही काम होता था। उसके बाद पूरे परिवार को कुछ भी नहीं दिया जाता था और सैनिक बोलते रहे कि हमें एटलीस्ट एक वॉर मेमोरियल बना दीजिए। नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सेना को सम्मान मिले, भारतीय सेना को पॉसिबल ही नहीं है। ये तो चाइना के और पाकिस्तान की आर्मी के लिए तो मेमोरियल बना देते भारत में, भारतीय सेना के लिए मेमोरियल नहीं बनाया। ये तो मोदी जी ने आके बनाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सम्मान इसे बोलते हैं। और कांग्रेसी ये बोलते हैं आज कि हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं खड़े थे। अब आप देखिए, जो लहड़ू थे, लहड़ू से लेके राहुल गांधी तक, सबकी आपको पोल पट्टे खोलने वाला हूं, आपको पता होने चाहिए। लहड़ू ने कभी भी, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल होते थे,
उनके साथ कभी भी रिलेशंस ठीक नहीं थे। उन्होंने जब-जब बोला, जब पीओके का मामला आया, हम उन्होंने बोला कि भई 2 दिन और लड़ाई करने दो, हम पूरा का पूरा पाकिस्तान ही कब्ज़ा लेंगे। और नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशंस में। क्यों? वहाँ पर वर्ल्ड लीडर बनना था कि देखिए, कितने महान लीडर हैं, जीता हुआ युद्ध छोड़कर यूनाइटेड नेशंस आ गए हैं, वहाँ पर तकरीर करने चल लगे और हमारी आर्मी को चुप करा के बैठा दिया। यही काम 1962 में भी हुआ। उसमें भी उससे पहले भी जो हमारे आर्मी चीफ थे, वो आके उन्होंने नेहरू को बताया कि नेहरू जी, चाइनीज़ जो हैं आर्मी वाले हमारे कंट्री के अंदर घुसते आ रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको रुकवाना चाहिए। तो नेहरू ने उनको बोल दिया, अब तुम मुझे बताओगे कि देश को कैसे चलाना है और मेरे मित्र कौन है और दुश्मन कौन है? चुप करा दिया ये बोलकर कि कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ये हमारे दोस्त हैं, अगर हमारी कंट्री में आ भी गए, कोई ज़मीन ले भी लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पास अब बाप की कंट्री है और भई मैंने तो टुकड़े करने थे, टुकड़े करने के लिए हमारी पार्टी बनाई है हमने कांग्रेस और हम तो जो गांधी फैमिली है या नेहरू फैमिली है, इसका तो काम ही है कि देश के टुकड़े करना। अगर वो आके हमारे टुकड़े ले जाएँगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तेरे बाप का क्या जाता है? हमारे आर्मी चीफ को चुप करा दिया और वही हुआ कि आर्मी चाइना की घुसी और कितना हमारा यहाँ से ज़मीन हड़प के ले गई और कांग्रेसी बोलते हैं, वो देखो जी 1000 किलोमीटर एरिया मोदी जी के न चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन हमसे ले गया। और भाई तुम्हारे जो नाना थे ना, उनके कारण ये सारा कुछ हुआ था। ये तुम अभी हमारे ऊपर यानी कि मोदी जी के ऊपर तुम ये सारे लांछन लगा रहे हो। दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन इसके अलावा और बड़ा कुछ किया गया। आपको मालूम है कि दुनिया भर में जितने भी हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ थी, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर थी। ये गोरों ने, अंग्रेज़ों ने यहाँ बनाई हुई थी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसको बोलते हैं। नेहरू ने सबसे पहले काम किया, हमें तो आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद करके वहाँ पे चीनी, दाल, ये प्रोसेस करवाने के लिए लोगों को लगा दिया। और हुआ क्या? जब 1962 का वॉर हुआ, हमारे पास ना जूते थे, ना कपड़े थे, ना हथियार थे, ना गोलियाँ थी। क्यों? नेहरू जी ने वो सारी फैक्ट्रियाँ जानबूझकर बंद कराई ताकि हमारी फैक्ट्री, हमारी जो आर्मी है सॉरी, वो वीक हो जाए। और यही नहीं है, जो लोग मारे गए थे 62 के वॉर में, नेहरू की गलती के कारण इन्होंने कभी माफ़ी नहीं माँगी और उन्हें सम्मान तो देना दूर की बात है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ भी देते नहीं थे। 71 का युद्ध हुआ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक पैंटे उतार कर, नंगे होकर हमें सैल्यूट कर रहे थे। याद है आपको? वो करवाने के लिए किसने बोला था? मानेक शॉ ने। और मानेक शॉ के साथ क्या कुछ किया इन्होंने? उसकी पेंशन रोक दी, उसकी सैलरी रोक दी, कई साल तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी की बात नहीं मानी और बांग्लादेश बनवा दिया। इंदिरा गांधी को पता भी नहीं था कि बांग्लादेश बनाने के लिए मानेक शॉ ने कौन-सी गेम खेली है। आप जाकर देखेंगे आपके आपको जो ये लेते हैं ना कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवा दिया। इंदिरा गांधी ने रुकवाने के लिए बोला था मानेक शॉ को कि युद्ध को रोक दो, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वापस आ जाओ। मानेक शॉ ने नहीं बात मानी इसीलिए उनकी पेंशन और सैलरी रोक दी गई। और उनके मरने के बाद आप ये देख लीजिए मरने से थोड़े से दिन पहले उनकी सैलरी दी गई क्योंकि उन्होंने लड़ाई करी अपने हक के लिए। और उनके मरने के बाद इतने बड़ा हीरो हमारे देश का, कोई भी मंत्री वहाँ पर नहीं गया एक्सेप्ट एक मंत्री, जो रक्षा मंत्री होता है वो गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई सेना का अध्यक्ष कोई भी ये नहीं गया है उनके मरने के बाद। क्या आपको पता है इस चीज़ का? और आज ये बोलते हैं कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। ओ भई हमारे सबसे बड़े हीरो के साथ आपका ये दुर्व्यवहार व्यवहार था, तो आप बाकियों के साथ क्या करते होंगे? ये हमें भी पता है। और सेना लड़ती रही, माँगती रही कि हमें हथियार चाहिए। नहीं दिए कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं? हम तो एक गरीब देश हैं और मोदी जी ने आकर सारा काम उल्टा कर दिया। सारा जो काम जो था फैक्ट्रियाँ रिवाइव कर दी और मानेक शॉ ही वो थे सॉरी जो हमारे सीडीएस थे, रावत जी, उनके साथ मिलकर मेक इन इंडिया में ये पूरा उनका प्लान था मेक इन इंडिया का, रावत जी का। क्या किया उनके साथ? उन्हें ही उड़ा दिया और ये षड्यंत्र था, उन्हें मारा गया है। वो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ, क्रैश करवाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर सारे हथियार, अपग्रेडेशन सारी भारत में ही करनी शुरू कर दी। जो ये पैसे बनाते थे पूरा इकोसिस्टम इनका, दलाली खाते थे 40-40% वो बंद हो गई। इसलिए उनको हटाना ज़रूरी था। और आते हैं इनके
क्या नाम है उसका? राजीव गांधी। उन्होंने क्या किया था? हमारे जो कश्मीर में जो हमारे आर्मी के लोग थे, उन्हें भेज दिया श्रीलंका, अपना नाम करने के लिए कि देखिए कितना महान लीडर है, वो उसको भी महान लीडर बनना था। और एलटीटी के जो लोग थे, वहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमारी सेना के लोग आ रहे हैं। कांग्रेसियों ने दिए वहाँ पर। और जब हमारे वहाँ पर ड्रॉप किए गए हेलीकॉप्टर से हमारे सैनिक, एक-एक आदमी के अंदर 50-50 गोलियाँ मारी गई थी, क्योंकि वो पहले से तैयार थे, हमारे लोगों को मारने के लिए। क्या तैयारी की होगी? क्या इन्होंने आर्मी से पूछा होगा? आपके सामने है। इतने हज़ारों लोग हमारे वहाँ पर मारे गए। कहाँ पर? जाफना में, श्रीलंका में। क्या किसी को कुछ मिला? उनकी बॉडीज़ तक वापस नहीं लेकर आई ये लोग। ये कांग्रेसियों का हाल है, ये इनके इकोसिस्टम का हाल है। और फिर ये बोलते हैं, हम सैनिक के साथ खड़े हैं। और भाई कारगिल का युद्ध हो, कुछ भी हो, वहाँ पर भी क्योंकि वो वाजपेयी जी की सरकार थी, तो शव वापस आए, सम्मान मिला, पैसे भी मिले। इनकी गवर्नमेंट होती कांग्रेस की, ना पहले कभी हमारे सैनिकों के शव वापस आए, तरसते रहे पूरे फैमिली वाले। और अब पूरा भारत जो है अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता है, जब कोई भी मरता है देश के लिए। और उनके लिए उनके जो बच्चे हैं, उनको सैलरी दी जाती है, उनको एजुकेशन में पैसे दिए जाते हैं, रिज़र्वेशन की जाती है, जॉब मिलती है, सब कुछ दिया जाता है। पहले पहले कुछ भी नहीं, ना नाम, ना मेमोरियल, ना पेंशन, कुछ भी नहीं दिया जाता था, बॉडी तक नहीं मिलती थी। और ये बोलते हैं कि हम सम्मान करेंगे। दोस्तों, ये है इनका इकोसिस्टम है। अगर मैं बोलना शुरू करूँगा, इतना ज़्यादा बोलने के लिए है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, कांग्रेस ने ही क्वेश्चन लगाए। पाकिस्तान भी मीडिया पे आकर अपनी जो बोलते हैं ना पिछवाड़े पे जो हमने लात मारी थी, उसको छुपाने के लिए हँस-हँस के वीडियो बना रहे थे और कांग्रेसी भी यहाँ पर यही काम कर रहे थे। हमारे ही सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया किसने था? हमारे अंदर के बैठे हुए गद्दारों ने, जिसको कांग्रेस बोलते हैं और इनके इकोसिस्टम ने। और हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसको गाली कौन देता है? हमेशा गुंडा। किसने बोला था? कांग्रेसी नेता ने। और वो भी कोई नहीं, शीला दीक्षित जैसी इतनी बड़ी महान इनकी लीडर के बेटे ने बोला था, संदीप दीक्षित ने, कि ये तो गली के गुंडे हैं। ये हालत है कांग्रेस की। और दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि इतना कुछ है, इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया कि बताने की बात मैं बता नहीं सकता हूँ। और जो ये पेंशन स्कीम थी, उसके लिए भी आज तक कभी कोई काम नहीं किया। और जब ओआरओपी कहते हैं जिसको, और ओआरओपी के लिए इन्होंने 2014 में जब इनको लगा कि हमारी सरकार गिरने वाली है, आर्मी को खुश करने के लिए सारे लोगों को अपने इकट्ठा कर लीजिए, 500 करोड़ रुपए का रकम दे दी। और 500 करोड़, उससे ज़्यादा तो तुम रोज़ हर एक साल तुम खा-खा के हक देते हो, कांग्रेसियों। और तुमने पूरी आर्मी के लिए 500 करोड़ रुपए, जब मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का पहले साल रकम दी ओआरओपी के लिए। और उसके बाद हर साल जो पेंशन है, उसके लिए कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ रुपए दिए जाते हैं सेना के लिए, ताकि ओआरओपी पेंशन में ये सारा खर्चा आर्मी के लिए किया जाए। इसको बोलते हैं सम्मान। और ये कांग्रेसी, ये आज सम्मान की बात करते हैं, वो भी हमारी आर्मी की, जिनके हाथ बाँध के तुमने रख दिए, जिनको ना गोलियाँ दी, ना कपड़े दिए, ना जूते दिए। जूते भी अगर आते थे, तो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते थे। क्यों? पैसा कमाया जाता था, उनमें दलाली खाते थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी पूरी गंदी फैमिली। और आज दोस्तों, ये सब कुछ जानते हुए भी आपने इनको फिर जिता दिया, इनको लाइफ सिस्टम दे दिया, इनको इतना ज़्यादा आपने ऑक्सीजन दे दिया है कि अब ये पूरे देश में आग लगाने की बातें बोलते हैं। जो कुछ इन्होंने शुरू किया है, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे-आगे देखना ये आपके साथ क्या करेंगे। आपका जीना हराम करेंगे। और हर रोज़ वीडियोज़ आ रही है अब तो, मुसलमानों की पूरे देश में एक ही चीज़, हमने गज़वे हिंद करना है। हमारा हमारा बोलते हैं वो, राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए। हम 1 महीने में सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। उनकी तैयारी है। और आप, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई, आर्मी के हाथ बाँध दिए जाएँगे, पुलिस को खत्म कर दिया जाएगा और एक ही काम होगा, मुसलमानों को बोल दिया जाएगा सनातन को खत्म कर दो। और इसके ज़िम्मेवार हम सब होंगे। आपकी मर्ज़ी है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी थोड़ी-सी साँसें ले रहा है हिंदू भी और सनातनी भी। बाकी मर्ज़ी आपकी है। आगे इलेक्शंस फिर दोबारा से आने वाले हैं, स्टेट इलेक्शंस। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video.
Thanks for watching.